हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों, आज अपन लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट मैंने डाल दिए। आई होप कि वो आप लोगों ने देखे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको पेपर नहीं मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे रखिए, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। ये जो पेपर हुआ था ये 30 दिसंबर 2020 शिफ्ट 1 को हुआ था। आरआरबी एनटीपीसी के ही प्रीवियस ईयर पेपर जो है उन्हीं को मैं एज ए प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। तो ये अपना है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द गिवन डायग्राम इफ एंगल बीएसी इक्वल टू 30, एंगल एबीसी इक्वल टू 50 एंड एंगल सीडी इक्वल टू 25, देन एंगल एईडी। तो एंगल एईडी जो है वो ये वाला एंगल है आपके पास। तो इसकी वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। देखिए, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल ऑफ थर्ड एंगल। तो जैसे यहाँ पे ये दो इंटरनल एंगल है 30 और 50, तो इसके लिए थर्ड एंगल ये वाला होगा और इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा, वो ये वाला हो जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू में निकालू तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 30 प्लस 50, दैट इज 80 डिग्री। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि एंगल एसीडी जो है वो इक्वल हो गया एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी, जो कि दोनों अपन को दे रखे हैं। सेम तरीके से 80 और 25 ये दो इंटरनल एंगल है, तो इसका एक्सटर्नल एंगल कौन सा हो जाएगा, ये हो गया थर्ड एंगल, और उसका एक्सटर्नल हो गया अपने पास एंगल एईडी। तो ये जो एंगल एईडी है जो अपन को निकालना है, ये इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी डी ई। तो ये हो गया 80 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो ये एंगल कितने का हो गया, 105 का। पुरुषोत्तम एंड अंजिलिका स्टार्टेड मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द सेम प्लेस एट ए स्पीड ऑफ 30 एंड 3.5 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। हाउ फार विल दे बी फ्रॉम ईच अदर आफ्टर 2.5 आवर। तो देखिए, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट से पुरुषोत्तम इस डायरेक्शन में भागना स्टार्ट किया और अंजिलिका इस डायरेक्शन में भागनी स्टार्ट की। दोनों सेम टाइम पे भागना स्टार्ट करते हैं। पुरुषोत्तम जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है और अंजिलिका जो है वो 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागती है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि 2.5 घंटे के बाद इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो यहां पे देखिए, अपन ने ये जो पॉइंट लिया है बीच में, इस पॉइंट से पुरुषोत्तम 2.5 घंटे में कितना भागा होगा ये अपन निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है टाइम इंटू स्पीड। तो डिस्टेंस आ जाएगा अपने पास, टाइम तो हो गया 2.5 घंटा, और स्पीड कितनी है पुरुषोत्तम की, तो वो है 30 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस आ गया 75 किलोमीटर। इसका मतलब पुरुषोत्तम जो है 75 किलोमीटर भागा 2.5 घंटे में। अब यहां पे अगर मैं बात करूं अंजिलिका और पुरुषोत्तम के बीच की दूरी, तो वो ऑब्वियस है कि 75 किलोमीटर से ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि 75 तो सिर्फ इस पॉइंट से पुरुषोत्तम की दूरी ही आ गई। अब इस पॉइंट से अंजिलिका की दूरी भी कुछ रही होगी, तो दोनों को जब अपन जोड़ेंगे तो वो 75 से ज्यादा ही आएगी। यहाँ पे आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन 1 भी गया, ऑप्शन 2 भी गया और ऑप्शन 4 भी गया। केवल एकमात्र ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे तो देखिए, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, आप अंजिलिका का भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब जरूरत नहीं है तो क्यों निकाले, इसलिए मैंने नहीं निकाला। अगर मैं अंजिलिका की दूरी निकालूं, इस पॉइंट से अंजिलिका कितना डिस्टेंस कवर की होगी, तो वही सेम, टाइम तो है 2.5 घंटा और स्पीड इस बार है 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8.75 किलोमीटर। इसका मतलब इस पॉइंट से अंजिलिका जो है 8.75 किलोमीटर कवर करी। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, दैट इज 83.75। In the following expression, which number should be added so that it becomes a complete square? देखिए, यहां पे आपको एक सीरीज दे रखी है। बोला जा रहा है कि इस सीरीज में अपन कौन सा नंबर ऐड करें कि इस सीरीज का सम जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। वैसे तो यहाँ पे अपन को 4 ऑप्शन है, अपन एक एक ऑप्शन डाल के चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बिना ऑप्शन करे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। यहाँ पे अगर आप इस सीरीज को देखेंगे तो ये जो सीरीज है ये सम ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर है। सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर 1 3 7 9 11 13, बस यहाँ पे 5 मिसिंग है। अगर 5 भी होता तो ये क्या बनता, ये सम ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर बनता, जिसका सम होता है एन स्क्वायर के बराबर। कोई भी शुरुआती ओड नेचुरल नंबर्स को अगर आप लेंगे तो उनका सम एन स्क्वायर होता है, और एन स्क्वायर है तो ऑब्वियस है भैया ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि जिसके ऊपर स्क्वायर लग गया वो अपने आप परफेक्ट स्क्वायर हो गया। जैसे कि सिंगल एक ओड नेचुरल नंबर ले 1, तो वो भी एक तरीके से परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर। 2 ओड नेचुरल नंबर का सम निकालूंगा 1 + 3, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है।
सेम तरीके से शुरुआती 3 ऑड नेचुरल नंबर का सम निकालूंगा, तो 1 + 3 + 5 कितना हो गया, 1 और 3 4, 4 + 5 9, 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप देखिए शुरुआत के कोई भी ऑड नेचुरल नंबर आप लीजिए, उनका सम जो है वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे 5 मिसिंग है। अगर 5 और होता तो फिर ये शुरुआती n ऑड नेचुरल नंबर बनते। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे अपन को 5 जोड़ना पड़ेगा। तो 5 जब अपन इसमें जोड़ देंगे तो ये फिर जो सीरीज है वो अपनी शुरुआत की n ऑड नेचुरल नंबर की सीरीज बन जाएगी। और कितने नंबर्स हो जाएंगे, ये टोटल 7 नंबर्स हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा, वो 49 आएगा, दैट इज 7 का स्क्वायर। तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। If mean is 40 and standard deviation is 5, then coefficient of variation। देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। और यहां पे अपन को आंसर परसेंटेज में देना है। परसेंटेज में देने के लिए अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 5 और मीन है 40, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये 5 का 8 बार में और 8 का ये 12.5 बार में। तो CV क्या आ जाएगा अपने पास, 12.5% के बराबर। सोल्व द फॉलोइंग। देखिए इसको सोल्व करना है, एक आसान सा एडिशन है, आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हो। बस इसको आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। एक तो जैसे 6202.5, फिर 620.25, फिर आपके पास हो गया ये 62.025, फिर बन गया 6.2025 और आखिरी में बन गया 0.62025। तो यहां पे जब अपन ऐड करेंगे तो पीछे से ऐड करते हैं हमेशा। तो पहले तो ये 5 आ गया, फिर 5 + 2 7, फिर इधर भी 5 + 2 7, फिर 5 2 7, 7 और 2 9, फिर 5 2 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15 की 5, एक कैरी चला गया। तो 3 3 और 2 5, 5 6 11 की एक कैरी चला गया, 3 और 6 9, 2 और 6 8 और ये 6। तो आंसर क्या आ गया, 6891.59775। तो देखिए एक आसान सा एडिशन था, इसमें कोई ट्रिक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप ट्रिक वगैरह लगाने बैठेंगे भी तो अपना समय ही खराब होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप नॉर्मली कर लीजिए, ज्यादा अच्छा वो चीज है। नंबर दिस कैन बी रिटन इन रेशनल फॉर्म एज। तो देखिए इस नंबर को अपन को रेशनल फॉर्म में लिखना है। रेशनल फॉर्म का मतलब होता है P/Q की फॉर्म में, जहां पे Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये जो नंबर है, अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.23 का बार। जिस डिजिट के ऊपर बार होता है वो रिपीट होती है। तो ये अगर जैसे 23 के ऊपर बार है तो ये रिपीट होके 0.23, फिर 23, फिर 23, ऐसे ही चलती जाएगी। अब ये नेवर एंडिंग है, ये कभी भी एंड नहीं होगी। तो यहाँ पे इसको अपन P/Q की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है, यहाँ पे डिसिमल के बाद जो डिजिट है उसको आप एज इट इज लिख लीजिए 23, और डेन्यूमिनेटर में क्या आएगा, तो कितने डिजिट के ऊपर बार है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो बस डेन्यूमिनेटर में आप 2 9 लिख दीजिए। तो यही आपका आंसर हो गया 23/99। अब जैसे अगर कोई और क्वेश्चन अपने पास हो, जैसे 0.235 का बार है, तो इसका क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर की डिजिट को सेम लिख दीजिए 235। डेन्यूमिनेटर में कितने डिजिट के ऊपर बार है, 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो 3 बार 9 लिख दीजिए, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे शुरुआत की 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं करके बाकी 2 डिजिट के ऊपर ही बार करूं तो फिर उसको कैसे लिखेंगे, तो उसमें क्या करेंगे अपन, इस नंबर को तो पहले ऐसे की ऐसे लिख देंगे 235, लेकिन इसमें से उस नंबर को घटाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, दैट इज 2 को घटाएंगे, डिवाइड बाय। अब कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9, और 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 1 0। तो ये आपके पास बन गया 233/990। तो इस तरीके से आप कोई भी रिपीटिंग फ्रैक्शन को आप लिख सकते हैं रेशनल फॉर्म में। सोल्व द फॉलोइंग। देखिए इसको सोल्व करना है, एक बड़ा सा क्वेश्चन हो गया अपने पास, ये बोर्ड मास का सवाल है। तो बोर्ड मास से अपन जाएंगे। बोर्ड मास क्या बोलता है कि भैया पहले ब्रैकेट सोल्व करो। तो यहां पे आप देखिए एक ब्रैकेट तो ये है, एक ये है, फिर ये है और ये है, और ये भी अपने आप में ब्रैकेट के अंदर है। चलिए सबसे पहले एक एक करके चारों ब्रैकेटों को अपन सोल्व करते हैं। तो पहला वाला ब्रैकेट है 1 + 4 माइनस, अब ये 42/14, तो ये 14 से सीधा सीधा कैंसिल आउट हो रहा है 3 बार में, तो कैंसिल आउट कर देते हैं अपन, प्लस 65। तो ये कितना गया, तो 1 और 4 5, 5 में से 3 गए हैं 2, 2 + 65 67। तो ये वाला ब्रैकेट तो आ गया 67। अब दूसरे ब्रैकेट के ऊपर चले। तो यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में आप देखिए न्यूमरेटर को पहले अलग सोल्व करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को अलग सोल्व करना पड़ेगा। अगर न्यूमरेटर की बात करूं तो इसमें 2 साइन है, प्लस और मल्टीप्लाई। इनमें किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, मतलब पहले किसको सोल्व करेंगे। तो देखिए बोर्ड मास में जब कभी भी अपन बात करते हैं तो हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं,
और लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आता है उसको पहले सॉल्व करते हैं। बी का मतलब हो गया ब्रैकेट, ओ का मतलब हो गया ऑफ, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन इसकी प्राथमिकता जो है वो मल्टीप्लाई से ज्यादा होती है। डिवाइड, डी का मतलब डिवाइड, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे आप देखिए बाकी सब की तो लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आए उसको पहले करना है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन का थोड़ा अलग केस होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में अपन ऐसा नहीं करते कि पहले एडिशन ही करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता क्या है कि या तो आप सब्ट्रैक्शन कुछ मानिए ही मत, सब्ट्रैक्शन का मतलब हो गया सम ऑफ नेगेटिव नंबर। जैसे ये -3 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 1 + 4 प्लस ऑफ -3 + 65। तो अब आप यहां पे देखेंगे तो एडिशन ही हो रहा है, बस किसका हो रहा है, नेगेटिव नंबर्स का एडिशन हो रहा है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आए उसको पहले करिए, मतलब इधर भी जो पहले आए वो उसको पहले करिए। नंबर में भी लेफ्ट टू राइट चलने पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से जो पहले आए उसको पहले करना है, ऐसा समझ के चलिए। तो अब जैसे यहाँ पे 7 × 9 63, 63 + 2 करेंगे तो 65, और 65/13 करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा 5। तो ये आ गया 5 के बराबर। अब इधर अगर मैं बात करूं तो देखिए 65 + 7 ये कितना हो गया, ये हो गया 72। इसमें से 19 जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 12 में से 9 गया 3 और 6 में से 1 गया 5, तो ये आ गया 53। अब यहाँ पे आप देखिए पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई की प्राथमिकता माइनस से बहुत ज्यादा है। 39 × 5 अगर अपन करेंगे तो कितना आ जाएगा 195। तो 19 - 195 अगर आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस में 176। ठीक है, चलिए। तो अब आप देखिए यहां पे ये ब्रैकेट सॉल्व हो गए। ये पहला वाला ब्रैकेट हो गया 67 प्लस ये दूसरा वाला हो गया 5। अब ये भी एक ब्रैकेट के अंदर है तो ये ब्रैकेट को अपन बंद कर देते हैं, मल्टीप्लाई, फिर ये भी दोनों अलग अलग ब्रैकेट के अंदर है तो 53 प्लस -176 डिवाइड बाय 369। तो यहां पे आप देखिए ये दोनों अलग अलग ब्रैकेट है तो इन दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। 67 + 5 ये आपके पास बन गया 72 मल्टीप्लाई, और यहां पे अगर मैं देखूंगा 53 - 176 तो कितना आ जाएगा, ये माइनस में आएगा, 6 में से 3 गया 3 और 17 में से 5 गया 12, 123 डिवाइड बाय 369। तो आप देख सकते हैं 123 का ये 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से ये 72 चला जाएगा अपने पास 24 बार में। तो 24 × -1 इक्वल टू -24। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। Avinash, Bhuvnesh and Chaman can complete a piece of work in 20, 30 and 60 days respectively. देखिए अविनाश किसी काम को 20 दिन में कर देता है, भुवनेश सेम काम को 30 दिन में करता है और चमन जो है सेम काम को 60 दिन में करता है। बोला जा रहा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन अविनाश कंप्लीट द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय भुवनेश एंड चमन ऑन एवरी थर्ड डे। अविनाश जो है कितने दिन में काम को कर देगा अगर हर तीसरे दिन भुवनेश और चमन भी उसकी मदद करते हैं। तो यहां पे आप देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले अपन टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल वर्क मानने के लिए इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आ गया 60 के बराबर। अब मैंने मान लिया कि 60 यूनिट का टोटल काम है, अविनाश जो है 20 दिन में करेगा तो हर दिन कितना काम करेगा, 60/20 मतलब 3 यूनिट। भुवनेश जो है टोटल काम 30 दिन में करेगा तो हर दिन कितना काम करेगा, 60/30 मतलब 2 यूनिट। और चमन जो है 60 दिन का काम 60 दिन में करेगा तो हर दिन कितना काम करेगा, 1 यूनिट। अब बोला जा रहा है कि हर दिन अविनाश काम करता है लेकिन हर तीसरे दिन पे भुवनेश और चमन भी उसकी मदद करते हैं। मतलब पहले दिन अविनाश काम करेगा, फिर दूसरे दिन भी अविनाश काम करेगा, लेकिन तीसरे दिन पे अविनाश, भुवनेश और चमन तीनों काम करेंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक काम पूरा नहीं होगा। अब अगर मैं बात करूं पहले दिन अविनाश आया, वो कितना काम कर सकता है, वो 3 यूनिट काम करेगा, उसने अपना काम करा। दूसरे दिन वो फिर से आया, उसने फिर से 3 यूनिट काम करा। तीसरे दिन पे ये तीनों आए तो तीनों कितना काम करेंगे, 3 + 2 5, 5 + 1 6 यूनिट। तो अगर आप देखेंगे तो 3 दिन में कितना काम हो गया, 3 + 3 6, 6 6 12। तो हर 3 दिन में 12 यूनिट काम होता है। टोटल काम है 60 यूनिट। तो अगर मैं 60 को 12 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब यह है कि 5 बार इनको इस तरीके से आना पड़ेगा। एक बार आते हैं तो 3 दिन लगते हैं, तो 5 बार आएंगे तो टोटल कितने दिन लग जाएंगे, 5 × 3 15 दिन। इसका मतलब जो टोटल काम है वो 15 दिन में खत्म होगा। A shopkeeper sold 2 toys for 990 each. On first toy he gained 10% and on the second he lost 10%. Find the total percent gain or loss. देखिए एक शॉपकीपर है जो कि 2 खिलौने बेचता है और दोनों खिलौने वो सेम रेट पे बेचता है, 990 990। लेकिन पहले वाले खिलौने पे उसको 10% का फायदा होता है और दूसरे वाले खिलौने पे उसको 10% का नुकसान होता है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि ओवरऑल कितने परसेंट का उसको फायदा होगा या नुकसान होगा। तो देखिए जब कभी भी दो आइटम को सेम अमाउंट पे बेचा जाए
और पहले वाले आइटम पे जितना फायदा हो रहा है उतना ही नुकसान दूसरे वाले आइटम पे हो रहा है, तो इस केस में हमेशा नुकसान होता है, और ये इक्वल टू होता है -L²/100% के, जहां पे एल क्या है आपका, तो एल है जितना लॉस हुआ था या जितना प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि दोनों बराबर होंगे तो आप कुछ भी मान लीजिए। एल की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 है, तो यहाँ पे 10 अगर मैं डालूंगा तो 10² 100, दैट इज कितना हो गया 10² 100, 100/100 1, तो -1%, माइनस साइन का मतलब है कि नुकसान होएगा, और कितने का 1% का, तो ओवरऑल जो है वो 1% का लॉस होगा। If the difference between a number and its 25% is 24, then the number is, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक नंबर को 100 मान लेते हैं। अब बोला जा रहा है कि नंबर और उसके 25% का डिफरेंस 24 है। जैसे नंबर मैंने यहाँ पे 100 माना, इसका 25% कितना होगा, तो इसका 25% 25 ही होगा, तो 100 माइनस 25 जो है वो बराबर है 24 के। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि 75 जो है वो 24 के बराबर है। नंबर अपन से पूछा जा रहा है, नंबर अपन ने क्या माना है 100 के बराबर माना है, तो इसको अपन को निकालना है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते, 3 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 से 25 बार में, 3 से ये 8 बार में। अपन को 100 की वैल्यू बतानी है, 25 का 4 बार में होता है 100, तो मैं बोल सकता हूं कि 8 का 4 बार में, दैट इज कितना 32, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। इसका मतलब वो नंबर कितने के बराबर था, 32 के बराबर था। सोल्व द फॉलोइंग, तो यहां पे आप देखिए बोर्ड मास का सवाल है। बोर्ड मास का सवाल क्या बोलता है कि भैया सबसे पहले ब्रैकेट करो, अभी भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आप काफी सारे ब्रैकेट देखेंगे, एक तो ये ब्रैकेट है, एक ये है, ये है, ये है, और ये भी अपने आप में किसी और ब्रैकेट के अंदर है। तो एक एक करके इनको सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये पहला वाला ब्रैकेट सोल्व करें, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसकी, डिवाइड की है। तो डिवाइड की है तो 4 से ये 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास बन गया 4 + 2 -4 + 3। देखिए -4 से +4 कैंसिल आउट हो गया, 2 + 3 कितना आ गया, वो आ गया 5 के बराबर। फिर यहां पे अगर मैं बात करूं तो प्लस और मल्टीप्लाई में पहले प्राथमिकता मल्टीप्लाई की होगी, तो 8 × 7 56, 56 + 1 हो गया 57। यहां पे अगर आप बात करें 3 + 5 8, 8 में से 4 गया 4। यहां पे क्या होगा 17 माइनस 9 4 जा 36, पहले प्राथमिकता किसकी होगी, मल्टीप्लाई की। 17 में से अगर मैं 36 हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, -19 आ जाएगा। तो यहां पे आप देखिए ये क्या बन गया, ये पहला वाला ब्रैकेट 5 प्लस, फिर ये है 57/19 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, फिर यहां पे ब्रैकेट में 4 और ये -19। तो यहां पे आप देखिए पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा, 19 से ये 3 बार में, फिर ये वाला ब्रैकेट भी सोल्व करना पड़ेगा, 4 -19 करेंगे तो कितना, -15। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 5 + 3 मल्टीप्लाई -15। तो ये हो गया आपके पास 5, तो ऐसे रहने दीजिए क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होएगा, मल्टीप्लाई की प्राथमिकता ज्यादा होती है। 3 × 15 करेंगे तो 45, और माइनस साइन है तो ये -45, तो 5 - 45 आ गया -40, ऑप्शन नंबर 4। दी वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी। तो यहां पे आप देखिए कोई भी एंगल ऐसा नहीं है जिसपे वैल्यू अपन जानते हो, लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 12 + 168 ये मिला के 180 डिग्री बनते हैं, और 84 + 96 ये भी मिला के 180 डिग्री बनते हैं। तो जब कभी भी आपके पास cos A + cos B हो, जहां पे A + B = 180 डिग्री है, तो उस केस में ये जो cos A + cos B है ये इक्वल टू हो जाता है 0। अब ऐसा क्यों होता है, तो यहां पे आप देखिए एक फॉर्मूला अपन जानते हैं, cos 180 - a इक्वल टू -cos a। तो यहां पे जब आप b को 180 - a डालेंगे तो ये आपके पास -cos a बन जाएगा, और +cos a से -cos a कैंसिल आउट हो जाएगा। इस वजह से यहां पे ये 12 + 168 मिला के 180 बना, तो ये भी आपके पास 0 बन गया, और 84 + 96 ये भी मिला के 180 बना, तो ये भी 0 बन गया। तो दोनों की वैल्यू 0, 0 + 0 = 0, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। A sum of money amounts to 1600 in 2 years and 1700 in 3 years at compound interest compounded annually. What is the rate of interest? तो यहां पर आप देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे एक सम ऑफ मनी 2 साल में 1600 रुपए और 3 साल में 1700 रुपए बन जाती है, तो अपन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की खास बात यह होती है कि यहाँ पे इंटरेस्ट के भी ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो अगर मैं बात करूं कि 2 साल और 3 साल के बीच का जो अमाउंट है वो एक तरीके से अपने पास इंटरेस्ट हुआ, वो कितना हुआ, तो वो 1700 - 1600 100 रुपए हुआ। अब ये जो 100 रुपए का इंटरेस्ट है ये किस पे लगा, तो ये 2 साल का जो पूरा अमाउंट निकल के आया उसके ऊपर लगा, जो कितना है 1600। तो ये 100 रुपए जो है 1600 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये कितना हो गया 100/16, दैट इज 6.25%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा अपने पास 6.25%।
इफ 3 men और 6 boys can complete a task in 20 days, how many days will 6 men and 8 boys take to do the same task? देखिए और का मतलब होता है कि या तो 3 आदमी या 6 बॉयज, मतलब या तो 3 आदमी काम करेंगे तो वो 20 दिन में काम कर देंगे, या फिर 6 बॉयज काम करेंगे तो वो भी 20 दिन में काम कर देंगे। लेकिन एंड का मतलब होता है कि 6 आदमी और प्लस, मतलब और ये हिंदी वाला और है, मतलब प्लस 8 बॉयज दोनों मिला के कितने दिन में काम करेंगे, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो यहां पे आप देखिए कोई काम को 3 आदमी और 6 बॉयज दोनों बराबर दिन में काम कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि जितनी एफिशिएंसी 3 आदमी की है उतनी ही एफिशिएंसी 6 बॉयज की भी है। तो अगर मैं यहां पे इनका रेशियो निकालूं तो मेन इज टू बॉयज का रेशियो आ गया 2:1 का। अब इस तरीके की क्वेश्चंस में अपन क्या करते हैं, टोटल वर्क को इक्वल करते हैं। टोटल वर्क इक्वल टू होता है m1 d1 t1 इक्वल टू m2 d2 t2 एंड सो ऑन। तो यहां पे आप देखिए अगर मैं बात करूं, m तो हो जाता है नंबर ऑफ परसेंट, d हो जाता है नंबर ऑफ डेज और t हो जाता है टाइम पर डे। तो जैसे अगर किसी दिन वो हर दिन 10 घंटे काम कर रहे हैं, जैसे लिख के दिया जाता कि भैया हर दिन वो 10 घंटे काम करते हैं, तो फिर अपन t को लेते, लेकिन लिख के नहीं दिया गया तो फिर उसको अपन नेग्लेक्ट करेंगे। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, जैसे 3 आदमी 20 दिन में काम करते हैं, तो m हो गया अपने पास 3m और डेज हो गया 20 दिन। अब सेम काम को अपन को 6 आदमी और 8 बॉयज को मिला के कराना है, तो यहां पे m2 जो होगा वो हो जाएगा 6m प्लस 8b, और डेज में मान लेता हूं d के बराबर, जो कि अपन को निकालना है। तो यहाँ पे m और b का रेशियो आ गया 2:1, तो m की जगह आप डाल दीजिए 2, तो 3 इंटू 2 इंटू 20, और b की जगह डाल दीजिए 1, तो ये 6 दूनी 12, 12 प्लस 8 20 इंटू d, तो 20 से 20 कैंसिल आउट, तो नंबर ऑफ डेज कितने आ गए, 3 इंटू 2 6। ऑप्शन नंबर 4। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 3 इज डिविजिबल बाय 27, 35, 25 एंड 21? तो सबसे छोटा नंबर अपन से पूछा जा रहा है, जिसको 3 से बढ़ाएंगे तो वो 27, 35, 25 और 21 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें 3 3 और आपको बढ़ाना है, तब जाके वो 27, 35, 25, 21 से डिवाइड होंगे। अभी ये डिवाइड नहीं होते, 3 बढ़ाने के बाद होंगे। तो सबसे छोटा नंबर पूछा जा रहा है, तो चलिए सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 317 सबसे छोटा है, इसमें मैंने 3 जोड़ा तो कितना आया, 320 आया। अब क्या 320 इन सब नंबरों से डिवाइड होगा क्या? तो यहां पे आप देखिए 320 जो है वो 27 से डिवाइड नहीं होगा, और ना ही 35 से डिवाइड होगा, और ना ही 25 से डिवाइड होगा, और ना ही 21 से डिवाइड होगा। तो एक तरीके से तो 320 तो किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब इससे बड़े वाले पे चले, तो इससे बड़ा वाला कौन सा है, वो ये वाला है। इसमें मैंने 3 जोड़ा तो ये नंबर आया 4725। यहां पे इसको एक बार के लिए मैं अभी रहने देता हूं। अब इस वाले में मैं 3 ऐड करूं तो नंबर आएगा 4728। इस वाले में मैं अगर 3 ऐड करूं तो नंबर आएगा 4731। अब आप देखिए यहां पे 35 और 25 दो नंबर है आपके पास। 35 और 25 इन दोनों से अगर किसी नंबर को डिवाइड होना है तो उस नंबर को 5 से डिवाइड होना ही पड़ेगा। बिना 5 से डिवाइड हुए वो नंबर 35 और 25 से तो डिवाइड नहीं हो सकता। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन 2 4728 इसमें 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 0 या 5 नहीं है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, दोनों ही नहीं है, तो ये 5 से नहीं होगा। तो अब जब 5 से ही नहीं होगा तो 35 और 25 पे तो बात पहुंच ही नहीं पाएगी। सेम तरीके से ऑप्शन 1 भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट भी 0 और 5 नहीं है। अब केवल एकमात्र ऑप्शन बचा, यही अपना आंसर हो जाएगा। सोल्व दी फॉलोइंग, इसको सोल्व करना है। तो यहां पे आप देखिए एक डायरेक्टली आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc वेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहां पे x माइनस वाई को a, y माइनस जेड को b और z माइनस एक्स को c मान लू, तो इन तीनों का सम जब आप करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, बिकॉज x से माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वाई से y कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस जेड से z कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन तीनों का सम 0 आके ये 3 टाइम्स abc हो जाएगा। 3 टाइम्स abc मतलब ऑप्शन नंबर 2। Two dice are thrown simultaneously and the sum of the numbers appearing on them is noted. What is the probability that the sum is 12? देखिए दो डाइस को साथ में फेंका गया और उनके ऊपर जो नंबर आया उसको नोट कर लिया गया। अपन से पूछा जा रहा है कि सम 12 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए जब कभी भी डाइस की बात की जाती है तो उसमें अपन जानते हैं डाइस पे जो नंबर होते हैं वो केवल 1 2 3 4 5 6 यही होते हैं, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होते। तो ऑब्वियस है कि दो डाइस को जब अपन फेंकेंगे तो इन 6 में से ही कोई नंबर आएगा उसके ऊपर। अब सम 12 लाने के लिए नंबर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है? तो सिर्फ एकमात्र पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों डाइस पे 6 और 6 आए, तभी जाके सम 12 हो सकता है। इसके अलावा और कुछ आएगा तो सम 12 नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पे आप देखिए कोई भी नंबर लीजिए, जैसे मैं
एक डाइस पे 5 और दूसरे पे 6 कर दूं तब भी अपने पास सम नहीं होगा। दोनों मैक्सिमम डिजिट्स जब आइए तब जाके सम 12 1 पर आए, तो इसका अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सिंगल पॉसिबिलिटी है सम 12 लाने की, दैट इज दोनों डाइस पे 6 6। तो मैं बोल सकता हूं कि केवल एक ही पॉसिबिलिटी, कितने में से, जब दो डाइस को अपन फेंकते हैं तो उसमें टोटल आउटकम्स जो बनते हैं वो 36 आउटकम्स बनते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि दोनों डाइस पे 6 6 नंबर है, तो जो टोटल आउटकम्स बनेंगे वो 6 इंटू 6 36 बनेंगे। तो 36 में से केवल एक आउटकम ऐसा है जिसमें सम 12 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 36.1 डिवाइड बाय 102.4। यहां पे अगर आप देखेंगे तो डिसमल जो है वो सेम पॉइंट पे है, मतलब फ्रॉम राइट एंड यहां भी एक डिजिट के बाद और यहां भी एक डिजिट के बाद है, तो कैंसिल आउट कर सकते हैं अपन, हटा सकते हैं उनको। 361 जो है वो 19 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 19, और 1024 जो है वो 32 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट से जब बाहर जाएगा तो 32, दैट इज 19/32। वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है। अब अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो यहां पे बीच में एक कोस 90 भी पड़ेगा। जब मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री इस तरीके से जाऊंगा तो बीच में मुझे 90 डिग्री होके भी गुजरना पड़ेगा। और कोस 90 क्या होता है, कोस 90 जीरो के बराबर होता है। तो अब जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल वैल्यू जीरो ही होगी। तो कोस 90 जीरो होने की वजह से ये पूरी वैल्यू भी अपने पास जीरो के बराबर ही हो जाएगी। The sum of two numbers is 20 and their difference is 2.5, रेशियो ऑफ दीज नंबर्स इज। तो देखिए दो नंबरों को अपन ए और बी मान लेते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 20 दे रखा है, और उनका डिफरेंस मतलब ए माइनस बी इक्वल टू 2.5 दे रखा है। तो यहां पे आपसे रेशियो पूछा जा रहा है। तो देखिए दो तरीके, आप चाहे तो यहां पे दोनों नंबरों को अलग अलग निकाल लीजिए, वो निकालना भी आसान है, नहीं तो आप यहां पर भी रेशियो निकाल सकते हैं। यहां पर रेशियो कैसे निकलेगा, इसको आप मान लीजिए ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू 20/2। तो पहले तो अपन चाहे तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2.5 से कितनी बार में चला जाएगा, तो देखिए 2.5 का ये हो जाता है 8 बार में, 2.5 का 2 बार में 5, और 5 का 4 बार में, तो 2.5 का कितना हो गया 8 बार में। तो मैं अब यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकता हूँ। कंपोनेंडो डिविडेंडो जब अपन लगाते हैं तो क्या होता है, ये बन जाता है ए बाई बी, और ये बन जाता है अपने पास 8 + 1 बाय 8 - 1, ये नीचे में 1 रह जाएगा। तो 8 + 1 बाय 8 - 1, दैट इज 8 और 1 9, और 8 - 1 7। तो रेशियो क्या हो जाएगा 9:7 का, ऑप्शन नंबर 3। By selling an article for ₹138, a shopkeeper loses 8%. At what price should the article be sold to get a gain of 4%? तो देखिए यहां पे मैं मान लेता हूं कि एक आर्टिकल है, उसकी कॉस्ट प्राइस 100% के बराबर है। 8% का नुकसान होने पे 138 रुपए में बेचा जाता है। तो 100% कॉस्ट प्राइस है, 8% का इस पे नुकसान होगा, तो कितने का नुकसान होगा 8% का ही। तो मैं बोल सकता हूं कि सेलिंग प्राइस कितनी बन जाएगी, तो सेलिंग प्राइस बन गई 100 - 8, दैट इज 92%। और कितने में बेच रहा है वो 138, तो यही एक तरीके से 92% की वैल्यू है। अब बोला जा रहा है कि भैया 4% का फायदा करने के लिए कितने पे बेचना पड़ेगा, तो 100 रुपए पे 4% का फायदा मतलब 4 रुपए का फायदा, तो सेलिंग प्राइस कितनी बन गई 104%। तो 104% की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। इसको अपन काट सकते हैं, देखिए 46 का ये 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, और 46 का ये 3 बार में चला जाएगा, तो 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 3। तो 104 को आप लिख सकते हो 52 × 2, 52 × 2 लिख सकते हो, और 2 यूनिट की वैल्यू है 3, तो ये कितना हो जाएगा 52 × 3, दैट इज इक्वल टू 5 × 15, मतलब 156। तो 156 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा। ए मेटेलिक पार्ट ऑफ ए मशीन इज मेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ कॉपर जिंक एंड लीड मिक्स इन द रेशियो ऑफ 13 6 and 1। इफ द वेट ऑफ जिंक इन द पार्ट इज 90 kg, देन द टोटल वेट ऑफ द पार्ट विल बी। देखिए कॉपर, जिंक और लीड, इन तीनों का रेशियो अपन को दे रखा है 13:6:1 का है, और बोला गया है कि अगर जिंक उसमें 90 kg इस्तेमाल होता है तो तीनों का टोटल वेट कितना होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं जिंक जो है रेशियो में है 6 यूनिट, तो मैं बोल सकता हूं कि 6 यूनिट की वैल्यू हो गई 90, 6 से आप इसको काटेंगे तो आ जाएगा 15। और टोटल वेट पूछ रहा है, तो टोटल रेशियो में कितना है 13 + 6 + 1, दैट इज 20 यूनिट। तो 20 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी 20 × 15, दैट इज इक्वल टू कितनी 300। तो 300 केजी हो जाएगा वजन। फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम ऑफ डायमेंशन 30/15/10। देखिए कभी भी आपसे किसी भी रूम का लॉन्गेस्ट पोल की डायमेंशन पूछी जाए, लेंथ पूछी जाए, तो वो इक्वल होती है स्क्वायर रूट में L² + B² + H², जहां पे LBH जो है वो उस रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट है।
रूम एक तरीके से क्यूबोइडल शेप का होगा, तो जब कभी भी आपसे क्यूबोइड के अंदर लॉन्गेस्ट डायगोनल कौन सा होगा ये पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे बस आपको एल बी एच की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 30 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। इनको सोल्व कर लीजिए। 30 स्क्वायर मतलब 900, 15 स्क्वायर मतलब 225 और 10 स्क्वायर मतलब 100। अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, तो देखिए ये आ गया 1225, और 1225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 25 का होता है 5 और 12 होता है 3 इंटू 4, तो आंसर आ जाएगा 35। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। इन द गिवन फिगर वैल्यू ऑफ एक्स, तो देखिए इस फिगर में अपन को एक्स की वैल्यू बतानी है। एक्स अपने पास ये वाला है, तो अपन जानते हैं कि जब कभी भी किसी भी पॉलीगन में एक्सटर्नल एंगल्स का सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। भले कितने भी एक्सटर्नल एंगल हो, लेकिन एक्सटर्नल एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। तो यहां पे अगर मैं देख लूं कि सारे एक्सटर्नल एंगल्स का सम, तो वो 360 के बराबर कर देता हूं। अपन को देखिए सारे एक्सटर्नल एंगल दे रखे हैं, एंगल बी का एक्सटर्नल एंगल है 65, एंगल सी का 80 है, एंगल डी का नहीं दे रखा, तो उसको अपन निकाल सकते हैं। एंगल डी का एक्सटर्नल कौन सा होगा, ये वाला, वो कितना होगा 180 माइनस 115, दैट इज कितना 65 डिग्री। एंगल ई का एक्सटर्नल तो अपन से पूछा ही जा रहा है, और एंगल ए का एक्सटर्नल कौन सा हो जाएगा, ये वाला, जो कि कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि अंदर वाला 90 है तो बाहर वाला भी 90 होगा। 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। अब इन सबका मैं अगर सम कर लूं तो वो आ जाएगा 360 के बराबर। तो देखिए 80 प्लस 65 प्लस एक्स प्लस 65 प्लस 90, तो बस यहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, जो आसानी से निकाली जा सकती है। तो कितने हो जाएगा 80 प्लस 65, 65 प्लस 65 अगर आप करेंगे तो 130, 130 प्लस 80 अगर आप करेंगे 210, 200 प्लस 90 करेंगे तो 300, तो 360 में से 300 अगर आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 55। 55 से छोटे सारे प्राइम नंबर्स की संख्या अपन से पूछी जा रही है। तो देखिए जब कभी भी आपसे इस तरीके से पूछा जाए तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 1 से 50 में टोटल 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, और 51 से 100 में टोटल 10 प्राइम नंबर होते हैं। इस तरीके से 1 से लेके 100 में टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। अगर 55 से छोटे प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है तो 101 से लेके 50 में तो हो गए 15। अब इसके बाद 51 आपका प्राइम नंबर नहीं होता, 52 नहीं होता, लेकिन 53 आपका प्राइम नंबर होता है। उसके बाद 54 नहीं होता और 55 भी नहीं होता। तो 1 से 50 में 15 थे और एक और आ गया 53, तो टोटल कितने हो गए 15 प्लस 1 16 प्राइम नंबर्स। The base of an isosceles triangle is 8 centimeter and one of its equal side is 5 centimeter. The height of the vertex opposite to the base from the base. तो यहां पे आप देखिए अगर मैं एक ट्राइंगल बनाना चाहूं, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बोला जा रहा है कि इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर है, उसकी इक्वल साइड्स जो है 5-5 सेंटीमीटर की है। तो ये भी 5 की और ये भी 5 की, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है। बोला जा रहा है वन ऑफ इट्स इक्वल साइड, तो वन ऑफ इट्स इक्वल साइड मतलब जब साइड्स इक्वल है तो अगर एक 5 है तो दूसरी भी 5 ही होगी, ऑब्वियस है। बोला जा रहा है द हाइट ऑफ द वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस फ्रॉम द बेस, तो इस वर्टेक्स से इस बेस के ऊपर जो अपन हाइट डालेंगे उसकी वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो देखिए जब कभी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात होती है तो उसमें ये जो परपेंडिकुलर है ये साथ के साथ आपका मीडियन का भी काम करता है। मतलब ये जो तीसरी वाली साइड है इसको ये बाइसेक्ट भी करेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ये 8 है तो ये भी 4 और ये भी 4। तो अब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे आप देखिए एक ट्रिपलेट होती है 3 4 5, तो ये अपना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो हाइट है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। Sunila had 9 and 1/4 kg of flour to make bread with. If the recipe says that she needs 1/8 kg to make one loaf of bread, how many loaves can she make? देखिए एक बहुत ही आसान सा सवाल है। उसके पास जो है 9 1/4 किलो आटा है, और रेसिपी ये बोलती है कि 1/8 किलो आटे में एक टुकड़ा ब्रेड का बन सकता है। तो टोटल कितने टुकड़े बन जाएंगे? तो ऑब्वियस है भैया कि मैं क्या करता हूँ, जितना टोटल आटा है उसको एक टुकड़े से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये कितना हो गया 9 1/4 को अपन लिख सकते हैं 9 चौको 36 और एक 37/4 डिवाइड बाय, और इसको अपन लिख सकते हैं 8 इंटू 1 8, 8 प्लस 1 9/8। तो बस कुछ भी नहीं करना, कैंसिल आउट करना है, 4 से ये 2 बार में, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो ये बन गया 37 मल्टीप्लाई 2 बाय 9। तो 37 इंटू 2 अगर आप करेंगे 7 दूनी 14 की 4, एक कैरी चला गया, दैट इज 74/9। अब 9 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 9 8 72, तो 8 पॉइंट जाएगा, लेकिन अपन को नियरेस्ट होल नंबर बताना है तो वो 8 आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 2।
क्योंकि 9 जो है वो काफी ज्यादा दूर चला जाएगा। जैसे अगर आप इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 8 जो 72 पॉइंट 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, तो 8.22 आएगा। तो 8.22 जो है वो 8 के करीब होगा, ना कि 9 के। तो आंसर क्या होगा, 8। On the first day, 84,500 people visited a trade fair. On the fourth day, number reduced to 16,900. By what percent people reduce on the fourth day? तो देखिए पहले दिन 84,500 लोगों ने एक ट्रेड फेयर विजिट किया और चौथे दिन आते आते ये नंबर रिड्यूस होकर 16,900 रह गया। तो अपन से पूछ रहा है कि पहले दिन से चौथे दिन में कितने परसेंट का रिडक्शन आया। तो कितने परसेंट का रिडक्शन आया ये अपन को निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं निकाल लेता हूं कि कितने परसेंट लोग रह गए। तो कितने परसेंट लोग रह गए, तो देखिए 16,900 लोग रह गए कितने में से, 84,500 में से। तो मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसको अपन अगर सोल्व करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 845 का देखिए डबल बार में हो जाता है तो ये 20 आ जाएगा। 845 का दो बार में हो जाएगा 1690 और एक जीरो रह गया तो 20%। इसका मतलब घट के 20% लोग रह गए। तो कितने परसेंट लोग कम हो गए, कोई भी चीज को अपन 100% मानते हैं, उसमें केवल 20% रह गए तो कितने कम हो गए, 80% कम हो गए। दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि 80% का रिडक्शन आ गया। अपन से यहाँ पे रिडक्शन अमाउंट, रिडक्शन वैल्यू पूछ रहा है, ना कि कितने रह गए। तो कितने रह गए, 20% रह गए, लेकिन रिडक्शन कितने का हुआ, 80 का। In a game, Rajesh lost 1/3 of his money in the first round of the game. In the second round, he lost 3/5 of his remaining money, and in the third round, he lost 4/7 of the rest. He is left with what part of the original sum of money? तो यहाँ पे आप देखिए बोला जा रहा है कि राजेश नाम का एक व्यक्ति है जो कि पहले राउंड में अपने टोटल मनी का 1/3 गवा देता है, फिर दूसरे राउंड में जितना मनी उसके पास बचा उसका 3/5 गवा देता है, और तीसरे राउंड में अब जितना मनी रह गया उसका 4/7 गवा देता है। तो पूछा जा रहा है कि आखिरी में उसके पास कितना अमाउंट रह गया होगा। तो यहाँ पे आप देखिए जब कभी भी इस तरीके से फ्रैक्शन में आपको वैल्यू दे रखी हो तो यहाँ पे आप डेनोमिनेटर का ले लीजिए एलसीएम। तो 5, 3 और 7, इसका जब आप एलसीएम लेंगे, 5, 3 और 7 का एलसीएम अपने पास आ जाएगा 5 7 35, 35 इंटू 3 105। तो मैं मान लेता हूं कि जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी होगा राजेश के पास वो 105 रुपए। अब ये 105 पे पहले राउंड में इसका 1/3 उसने गवाया, तो 105 का 1/3 अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। तो 35 रुपए उसके पास कम हो गए, तो कितने रह गए, तो अब उसके पास एक तरीके से 70 रुपए रह गए। अब दूसरे राउंड पे इस 70 का 3/5 गवाया, 70 का 3/5 अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 70 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का हो जाएगा 14, और 14 थी 42, मतलब 42 रुपए और कम हो गए। तो अब कितने रह गए, अब केवल 28 रुपए रह गए। फिर तीसरे राउंड में उसने इसका 4/7 गवाया, तो 28 का 4/7 अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 का ये 4 बार में 4 चौको 16, तो 4/7 हो जाता है 28 का 16, तो 16 रुपए और गवा दिए। तो अब कितने रह गए, तो अब केवल 8 और 4 12 रुपए रह गए। तो ये सेविंग है उसकी आखिरी में। अब ये सेविंग जो है अपन से फ्रैक्शन में पूछ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि 12 रुपए बचे कितने में से, 105 रुपए में। तो फ्रैक्शन में आप निकाल लीजिए, 3 से 4 बार में, 3 से 35 बार में, दैट इज 4/35, ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसी तरह की नई वीडियोज आपको मिलती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।